हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होगा। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी, ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। किस चैप्टर की? ये सब्जेक्ट होगा हमारा अकाउंटेंसी क्लास 12th और उसकी जो बुक नंबर 3 है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक है, उसका पहला चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इसी वीडियो के अंदर हम लोग ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करेंगे और इसमें जो दो कोर चीजें हैं, जो बैलेंस शीट होती है और जो स्टेटमेंट ऑफ P&L होती है, उसके फॉर्मेट को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और इस चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन मिलेंगे। आप वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस चैप्टर को स्किप करने की गलती मत करना। पेपर में इस चैप्टर में से आना ही आना है, 110% इसमें से आएगा। और अगर आप ये चैप्टर नहीं करते हैं तो ये जो बुक आप आगे करेंगे, इसी बुक के आगे बाकी के चैप्टर्स आपसे होंगे ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपसे, ये मदर ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन बुक नंबर 3 है। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आपको कैश फ्लो आ पाएगा, तभी आपको अकाउंटिंग रेशियोज आ पाएगा, तभी आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आ पाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो देखो, अभी तक हमने अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स पढ़ी थी। क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। क्लास 12th में जो बुक 1 थी उसमें आपने पार्टनरशिप पढ़ा था। फिर आपने जो बुक 2 थी उसके अंदर कंपनीज पढ़ा था। तो जो कंपनी होती है ना, वो बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस से थोड़ी अलग होती है। इसमें जो रूल्स, जो फॉर्मेलिटीज, जो भी आपको रेगुलेशंस होती है, वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। रीजन इसका ये होता है कि इसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, आम जनता का, आम इन्वेस्टर का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो जो इसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, जो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो इतनी इजी नहीं बनती है जैसे बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बनती है। तो इसके अंदर अब ध्यान से समझिएगा, जब भी मैं बात करूंगा बेटा कंपनी की, तो कंपनी को रेगुलेट करने वाला एक एक्ट है, एक कानून है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि कंपनी से रिलेटेड जितना भी कानून की बातें लिखी होंगी वो इस एक्ट के अंदर लिखी होंगी। तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 129 है, वो सेक्शन प्रेस्क्राइब करता है। प्रेस्क्राइब करना मतलब एक तरीके से रेकमेंड करना। प्रेस्क्राइब करता है फॉर्म अंडर शेड्यूल 3। जरा ये चीज लिख लो, फॉर्म अंडर शेड्यूल 4 किस चीज का फॉर्म देते हैं? एक बैलेंस शीट का फॉर्म बताता है एंड एक फॉर्म बनाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपको क्या चीजें पेपर के लिए याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। एक 129 सेक्शन आपको याद होना चाहिए, एक आपको याद होना चाहिए शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और आपको एक चीज समझनी होगी कि बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही बोलेंगे, जैसे पार्टनरशिप में बैलेंस शीट होती है, यहां पे भी बैलेंस शीट ही बोलेंगे। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे हम लोग, जो P&L अकाउंट हुआ करता था ना बेटा, अब वो P&L अकाउंट नहीं है, अब वो बन गया है कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L। नॉट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आपको दो फॉर्मेट सीखने होंगे इसमें, एक बनेगी बैलेंस शीट, एक बनेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब जल्दी से नीचे देखिएगा कि बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? पोजीशन स्टेटमेंट। इसी का दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि ये पोजीशन बताता है असेट्स एंड लायबिलिटीज की एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बताते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है? ये रिवील करता है जो कंपनी ने पूरे साल में इनकम अर्न करी है, या फिर अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, ये सारी बातें बताता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L कहते हैं। अब जरा देखना, अब करने वाली चीज क्या है, आपको समझना होगा जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके दो पार्ट है बेटा। एक है इसका पार्ट 1 और एक होता है इसका पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोग बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट सीखेंगे, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट पुराना वाला नहीं है, अब नया फॉर्मेट है, वो सीखेंगे। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L का नया फॉर्मेट सीखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सब नया फॉर्मेट की जरूरत क्या पड़ी भाई? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हम लोगों को उनके हिसाब से ढलना पड़ा, इसलिए हमें नए फॉर्मेट की तरफ स्विच करना पड़ा। और कंपनीज के केस में जो नया वाला फॉर्मेट बैलेंस शीट का होगा, वो बेटर प्रेजेंटेशन दिखाएगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं,
जो भी पैसों की लेनदारी है वो सारी की सारी एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनके तक पहुंच जाए। तो पुराना फॉर्मेट ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, इसलिए नया फॉर्मेट लाया गया है। तो देखो, पहले जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता था वो क्या होता था, ऐसे एक बैलेंस शीट बनती थी, इस साइड में लाइबिलिटीज होती थी और इस साइड में एसेट्स होता था, ठीक है ना, एक टी शेप का फॉर्मेट बनता था। अब ये चीज जो चेंज हो गई है, अब ये फॉर्मेट चेंज होकर नई बैलेंस शीट बन गई है और इसमें आपको एक चीज समझनी होगी, अब ये इस तरीके से अकाउंट नहीं है, टी शेप नहीं है, अब ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें आप ऐसे समझिए कि जो पुराना फॉर्मेट था उसमें जो लाइबिलिटी साइड थी, तो अब इसको लाइबिलिटी नहीं कहेंगे, यहां पे इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी वर्ड यूज करेगा। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी, एक साइड हो जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरी साइड एसेट की एसेट रहेगी। यानी कि यहां पे हम लोग दो चीजें बनाएंगे, एक चीज हम बनाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और दूसरी हम बनाएंगे एसेट्स। और जैसे आपको पता होगा कि यहां पे भी लाइबिलिटीज का जो एसेट का टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है, तो यहां पर इस बैलेंस शीट के अंदर भी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एसेट का जो टोटल आएगा वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको दो पार्ट्स में इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को लर्न करवा दूंगा और समझा भी दूंगा कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। एंड एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट खत्म होने के बाद ये दोनों चीजें आराम से बैलेंस कर जाएंगी, ये कंफर्म है। तो आइए जरा सीधे हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। क्या कह रहा है हमारा फॉर्मेट, ये देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट नहीं है, इनफैक्ट ये आधा फॉर्मेट है जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है। तो देखो, आपको समझना होगा शुरुआत कैसे होगी। बैलेंस शीट ऑफ, अगर कंपनी का नाम दे रखा है लेट सपोज एक्स लिमिटेड, तो आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट या फिर एज ऑन, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकलता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसमें लिखा है कि कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है तो उसके लिए एज एट यूज करते हैं। तो जो भी जिस साल की बैलेंस शीट बन रही है उसकी 31 मार्च आ जाएगी। अब जरा समझना कौन कौन से कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड, यानी कि अगर हम 2023 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 2023 हमारा करंट पीरियड हो जाएगा और प्रीवियस पीरियड का मतलब है 31 मार्च 2022। ठीक है जी, ठीक है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हमें इस फॉर्मेट को अगर याद करना है तो थोड़ा सा कहानी की फॉर्म में याद करेंगे ना तो हमको ज्यादा अच्छे से याद होगा। थोड़ा सा कहानी की फॉर्म में याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। बस मैं एक मेक श्योर कर लूं चीज कि हमारी जगह, एक सेकेंड, हाँ आपको दिख रहा है ना, होपफुली दिख रहा है, हाँ ठीक है, काम चलाओ दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो सबसे बड़ी हेडिंग क्या है, देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और असेट्स, मान लेते हैं दो भाई हैं, ये बहुत पुराने मतलब बहुत बूढ़े दो भाई हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एक है एसेट्स, और ये दोनों हम क्या कहेंगे, इनको दादाजी। मतलब जब भी हम अपने बड़ों की बात करते हैं तो हमें परदादा तो शायद ही बहुत कम लोगों ने देखे होते हैं, हमें दादाजी तक याद रहते हैं कि दादाजी होते हैं जो सबसे बड़े फोरफादर है हमारे, ठीक है ना। तो दो दादाजी हैं, एक है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एक है एसेट्स। एसेट वाले दादाजी के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाले दादाजी हैं इनकी फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले दादाजी की शादी हुई, ठीक है ना, शादी हुई और इनके टोटल कितने बच्चे हुए बेटा, 4 बच्चे हुए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले दादाजी के 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में पहले बच्चे का नाम क्या था, पहले बच्चे का नाम था शेयर होल्डर फंड, दूसरे बच्चे का नाम था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे बच्चे का नाम था नॉन करंट लाइबिलिटीज और चौथे बच्चे का नाम क्या था, करंट लाइबिलिटीज। ध्यान से सुनो, ऑरेंज में जितने हैं, ऑरेंज में जितना लिखा है ये क्या है, बच्चों के नाम है, दादाजी के बच्चों के नाम, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को नहीं नजर आ रहा तो मैं दिखा देता हूं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के पहले बच्चे का नाम क्या है, शेयर होल्डर फंड, दूसरे का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरे का नाम है नॉन करंट लाइबिलिटी और चौथे का नाम है करंट लाइबिलिटी। ये वही चीज है कि टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि कितना ओनर का अपना खुद का पैसा लगा है और कितना उसने उधार ले रखा है, वो सारी चीजें मिलाकर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आ जाता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब जरा समझना है, ठीक है भाई। अब दादाजी के बच्चों के बारे में हमने जान लिया कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के नाम याद रखो, एक है शेयर होल्डर फंड, एक है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर नॉन हटा दो तो एक बचेगी करंट लाइबिलिटी। 4 बच्चों के नाम याद हो गए। अब इन 4 बच्चों की शादी हुई है ना, जैसे कि सबकी होती है, और 4 बच्चों की शादी हुई, सबकी शादी नहीं हुई, अभी दिखाता हूं। जो पहला वाला बच्चा था शेयर होल्डर फंड था,
उसकी शादी हुई और उसके भी बच्चे हुए। और उसके कितने बच्चे हुए? उसके हुए टोटल 3 बच्चे। उसके हुए 3 बच्चे। पहले बच्चे का नाम क्या था? जितने व्हाइट में लिखे हैं ये पोतों के नाम है, दादाजी के पोतों के नाम है। जो शेयर होल्डर फंड वाले बच्चे का शादी हुई तो उसके 3 बच्चे पैदा हुए। पहले बच्चे का नाम था शेयर कैपिटल, दूसरे बच्चे का नाम था रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे बच्चे का नाम था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। 3 बच्चे हो गए टोटल, ठीक है ना? ओके। दूसरे वाला जो बेटा हुआ था, दादाजी का जो दूसरा बेटा हुआ था, वो बेचारा साधु महात्मा आदमी था, उसने शादी ही नहीं करी। होगा उसका अपना कोई पर्सनल रीजन, हो सकता है उसका दिल टूटा हो, कुछ भी हो सकता है। उसने शादी नहीं करी। आई एम सैड फॉर हिम। नहीं करी तो फिर ऑफ कोर्स बच्चे भी नहीं हुए। अब यहां पे ये लॉजिक मत लगाना कि सर बच्चे करने के लिए शादी करनी जरूरी थोड़ी ना है। अरे भाई हिंदुस्तान है भाई, सभ्य समाज है, हमें प्रेज्यूम करके चलेंगे कि शादी नहीं हुई तो बच्चे भी नहीं हुए, ठीक है ना? तो भैया दूसरे वाले की शादी नहीं हुई तो उसका बच्चा भी नहीं हुआ, ठीक है जी, कोई बात नहीं। दूसरे वाले की कसर तीसरे वाले ने निकाल दी। तीसरे वाले ने शादी भी करी और उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। 4 बच्चे पैदा हुए इसके। 4 बच्चों के नाम क्या क्या थे? ध्यान से देखना। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती हैं, 12 महीने से ऊपर के लिए जो लाइबिलिटीज होती है, जिनको हमें 12 महीने बाद पेमेंट करनी है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। नाम क्या हो जाएगा? पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो उधार लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं कि जो टैक्स की लाइबिलिटीज को हम आने वाले टाइम के लिए डेफर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं है, इट्स जस्ट देयर, सिर्फ है, नाम है। अब ये वो निकम्मा पोता है जो किसी काम का नहीं है, नशे में डूबा रहता है, बिल्कुल गैंग्स ऑफ वसेपुर का फैजल खान है, जो किसी काम का नहीं है, बट लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना? तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नॉन करंट बोलूं या लॉन्ग टर्म बोलूं एक चीज होती है, बट आप लॉन्ग टर्म ही लिखना, क्योंकि फॉर्मेट जो है ये प्रेस्क्राइब किया हुआ है, इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है ना? और लास्ट में क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लॉन्ग टर्म 3 बार रिपीट हुआ है। लॉन्ग टर्म एक क्या है? लॉन्ग टर्म है बोरोइंग, एक क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और एक क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये बात याद रखना, ठीक है ना? 3 चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी करके बच्चा है, उसको इग्नोर करो, ठीक है जी। फिर चौथे वाले ने अपने तीसरे वाले भाई को देखा कि भैया की शादी हुई, भैया ने 4 बच्चों को जन्म दिया, मैं पीछे कैसे हट जाऊं? उसने भी 4 बच्चों को जन्म दिया। और उसके बच्चों का नाम क्या है? ध्यान से देखो। बड़े वाले के बच्चे का नाम था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, छोटे वाले ने अपने बच्चे का नाम रखा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है? फिर उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी था, अदर करंट लाइबिलिटी हो गया। फिर उसने कहा इसका नाम क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसने कहा मैं रखूंगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यानी कि वो जो होता है ना कि कई फैमिलीज में होता है कि अगर एक बेटी का नाम अनीता है तो दूसरी का रख देते हैं सुनीता, फिर एक का नाम रख देते हैं मनीता। यहां पे यही मतलब वो जंबल वर्ड्स कह रहा हूं, मतलब ये राइम के साथ खेल रहे हैं, ठीक है ना? तो नॉन करंट वाला लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है, शॉर्ट टर्म करंट वाला शॉर्ट टर्म यूज कर रहा है। बस एक बच्चे का नाम इन्होंने अलग रखा था, और उस अलग बच्चे का नाम क्या था? ट्रेड पेबल्स। यानी कि करंट लाइबिलिटीज में एक अलग चीज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, यहां पे मैंने आपको नाना करते हुए भी आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का जो पोर्शन था वो पूरा करा दिया है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। एक बार थोड़ी सी कोशिश करें। देखो, एक दादाजी थे जिनका नाम क्या था? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उनके टोटल कितने बच्चे थे? उनके टोटल 4 बच्चे थे। पहले बच्चे का नाम था शेयर होल्डर फंड, दूसरे बच्चे का नाम था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब बता देता हूं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं, फिर उसके बाद अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स की। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में यही पढ़ा होगा। मान लेते हैं बेटा जिस दिन बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च से पहले हमने एप्लीकेशन का पैसा मंगवा लिया, बट बैलेंस शीट डेट के बाद हमें अलॉटमेंट करनी है शेयर्स की। तो भाई बैलेंस शीट डेट में क्या बोलोगे कि ये पैसा किस चीज का पड़ा हुआ है हमारे पास? तो हम कहेंगे कि हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, बट अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, बैलेंस शीट डेट के बाद करेंगे, ये वो पैसा है, ठीक है ना? फिर तीसरे बच्चे का नाम क्या था? नॉन करंट लाइबिलिटी, और चौथे बच्चे का नाम था करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि पहले वाले बच्चे की जब शादी हुई तो उसने कितने बच्चों को जन्म दिया? 3 बच्चों को। पहले बच्चे का नाम क्या था? शेयर कैपिटल, ये पोते हैं, शेयर कैपिटल। दूसरे का नाम क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरे का नाम क्या था? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, शेयर वारंट एक कागज का टुकड़ा होता है। क्या है शेयर वारंट? देखो मैं दिखाता हूं। एक लेट सपोज एक कागज का टुकड़ा है, मैं शेयर होल्डर को इस पे कुछ लिख दूंगा कि एक काम करो, आज तुमको शेयर नहीं मिलेंगे, तुम एक काम करो 10 दिन बाद आना और ये कागज दिखा देना तो तुमको हम शेयर अलॉट कर देंगे। और ये कागज का टुकड़ा शेयर होल्डर अपने पास रख लेता है। अब ये कागज का टुकड़ा एक्चुअली शेयर नहीं है, बट शेयर से कम भी नहीं है, क्योंकि ये वारंट है। जैसे कहते हैं ना, पुलिस वाला दिखाता है कि हमारे पास वारंट है आपको अरेस्ट करने का या आपके घर में चेकिंग करने का, तो एक परमिशन मिल गई है बेसिकली। यानी कि 10 दिन बाद इसमें जो डेट लिखी है तब आएगा बंदा और इस कागज को दिखा के वो शेयर ले जाएगा। तो भैया ये भी क्या है? इक्विवेलेंट टू शेयर है, इसलिए शेयर होल्डर फंड के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। फिर 3 बच्चों के नाम हो गए। दूसरे वाला बच्चा जो था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसकी शादी नहीं हुई बेचारा, तो क्या ही बच्चे होंगे। फिर तीसरा वाला बढ़िया आदमी था, शौकीन आदमी था, 4 बच्चों को जन्म दिया उसने। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 बच्चों को जन्म दिया। पहले बच्चे का नाम पड़ा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जैसा बाप का नाम नॉन करंट, उसने कहा मेरे बेटे का नाम मेरे जैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर दूसरा वाला निकम्मा फैजल खान, कौन था? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। पढ़ो ना पढ़ो मर्जी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तीसरे बच्चे का नाम क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और चौथे बच्चे का नाम है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर उसके बाद आखिरी बच्चा करंट लाइबिलिटी ने बिल्कुल नॉन करंट लाइबिलिटी वाले भैया को पूरा फॉलो किया। उसने कहा भैया ने नाम रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं नाम रखूंगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। भैया ने नाम रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मैं नाम रखूंगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक ही बच्चे का नाम इसने अलग रखा कि भैया मैं ट्रेड पेबल रखना चाहता हूं। नाम क्या रख सकता हूं? आपका जो ये वाला बेटा है इसका नाम कॉपी करने का मन नहीं है, निकम्मा है ना, तो इसलिए इसका नाम ना रख के हमने ट्रेड पेबल रख दिया। ठीक है ना। और फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की जगह अदर करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? बहुत समझ आ रही है। सबको प्लस करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। आई होप आपको इससे अच्छे तरीके से बैलेंस शीट याद नहीं होने वाली है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, हर चीज के अंदर, अब जैसे शेयर कैपिटल के अंदर क्या चीज आएगी, रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या चीजें आएंगी, ये चीजें भी है। इसे करा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि आपको मोटा मोटा मैंने समझा दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। जो नीचे आपको नोट्स मिलेंगे ना, वो नोट्स आप तमीज से पढ़ लेना एंड ट्रस्ट मी आपको रट जाएगा। नोट्स बढ़िया तरीके से बनाऊंगा, एकदम सफाई से कलर्स को यूज कर करके, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये कर लिया है, अब हम करते हैं हमारे एसेट्स को। दोस्तों अब बात आती है हमारे एसेट्स की। अब एसेट्स में आपको समझना है, वही दादा बच्चे वाली स्टोरी करेंगे। दादाजी का नाम क्या है? दादाजी का नाम है हमारे एसेट्स। ठीक है। दादाजी जो एसेट्स वाले दादाजी थे ना, वो इतने अनपढ़ नहीं थे पिछले वाले दादाजी की तरह। पिछले वाले दादाजी के 4 बच्चे थे, इन वाले दादाजी के सिर्फ 2 बच्चे प्रोग्रेसिव है। ठीक है ना। 2 बच्चों का नाम क्या है? एक का नाम है नॉन करंट एसेट्स और एक बच्चे का नाम है करंट एसेट्स। बस 2 बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है ना। अब उसके बाद, अब जो बच्चे थे, ध्यान से सुनो, दादाजी जो थे वो खुद पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने 2 बच्चे करे। बट जो उनके बच्चे थे भाई, बिल्कुल बाप की कसर उन बच्चों ने पूरी कर दी। ठीक है ना। कितने बच्चे पैदा हुए हैं? पहले वाले के टोटल 5 बच्चे थे, ABCDE, और दूसरे वाले के तो 6 बच्चे थे। ठीक है भाई, 11 बच्चे हो गए, कोई बात नहीं। अब क्या नाम है इन बच्चों का, वो एक बार देखते हैं। ध्यान से सुनो, नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो हमें 12 महीने के बाद, यानी कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में हमको फायदा देंगे, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब जरा सुनो, इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में बताऊं तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स का ही समझ लो दूसरा नाम है। ये जो एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले कुछ सालों में, तब जाके इसका नाम, फिक्स्ड एसेट्स का नाम चेंज होकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया है, जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं। जो प्लांट आपने सेटअप किया है, जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी आपने ओन करी है, उसे कंबाइंड हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स, ये पूरी एक ही हेडिंग आ गई है। ठीक है ना। अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है, उसके अंदर में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। उसके अंदर में भी कुछ चीजें हैं। एक तो देखो, जो नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेम नाम रिपीट हो गया। ठीक है ना। और इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो यहां पे आ गया। एक बात समझना कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये हमारा टेंजिबल होता है, और जो इंटेंजिबल है वो तो इंटेंजिबल है ही। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो ना देखे जा सकते हैं ना छुए जा सकते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया एंड व्हाटसोएवर। फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर कोई ऐसा काम है जो भी कंप्लीट नहीं हुआ, कोई एसेट अभी बनके तैयार नहीं हुई है, अभी रास्ते में है, तो हम उसको कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एसेट तो है ना, चाहे हमारा घर आधा अधूरा बना हुआ है, बट उसकी वैल्यू तो है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है,
बट वैल्यू है, तो हम उसे कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई इनटेंजिबल असेट है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा अधूरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है। वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड यूज करेंगे, हम कहेंगे इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो समझना है कि जो नॉन करंट असेट्स है उसके अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, और उसके अंदर चार हिस्से आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। रोक के वीडियो फटाफट एक बार याद कर लो। अब उसके बाद एक बच्चे की कहानी हो गई पूरी। दूसरा, अब देखो ध्यान से, नॉन करंट असेट्स में दूसरी चीज क्या आ जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने एक साल से ज्यादा के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर जैसे फैजल खान था ना वहां पे निकम्मा, जिसमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज थी, तो वैसे ही जो अब विधायक जी होते हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर में, जो विधायक जी है उनका जो बेटा होता है जिसको कहते हैं कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, ये वो वाला बेटा है, डेफर्ड टैक्स असेट्स। वहां पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज थी, यहां डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, ये भी किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, ये होना ना होना इनका बराबर है। उसके बाद अगला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि जब हमने, कंपनी ने किसी को उधार दिया है, जब हम किसी को उधार देते हैं तो हमारे लिए असेट होती है। अगर एक साल से ज्यादा के लिए दिया है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएगा, इसलिए नॉन करंट एसेट के अंदर आ रहा है। और जो ऊपर कहीं नहीं आया, एबीसीडी में नहीं आया, वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या नाम याद हो गए आपको? होपफुली हो गए होंगे। वीडियो पॉज करो, याद कर लो जल्दी से। फिर उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ध्यान से सुनो, देखो अब नॉन करंट का नाम चेंज करा और अब रख दिया करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का नाम चेंज किया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कर दिया, बहुत बढ़िया। अदर नॉन करंट एसेट्स का नाम चेंज किया, अदर करंट एसेट्स कर दिया, बहुत ही शानदार। और फिर उसके बाद ये तीन नए नाम इंट्रोड्यूस हुए हैं। याद करो, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हुआ करता था, तो करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगा बाबू। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या चीजें आती हैं, आपका डेटर आते हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज कहूं या मैं कहूं स्टॉक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज आपका कहां पे आता है, तो जी इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट का हिस्सा है, ठीक है ना, स्टॉक जिसे हम कहते हैं। और फिर एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो चीज जो कैश है या कैश में झटपट तैयार है कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड है बहुत ज्यादा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करके यहां पे बाकी सारी चीजें हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट इसको याद करने की कोशिश करो। मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज कर देता हूं कि असेट्स के दो बच्चे, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर सबसे पहली चीज आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। उसके अंदर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आएगा इंटेंजिबल असेट, फिर आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आएगा इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा, उसी का दूसरा भाई कौन हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर तीसरा भाई जो कि निकम्मा है, उसका नाम क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। चौथे भाई का नाम क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और पांचवें भाई का नाम हो जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स ने काफी अपने भाई को कॉपी करने की कोशिश करी नॉन करंट वाले को। सबसे पहला काम क्या किया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जगह उसने करंट इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर तीन बच्चों के नाम अलग अलग रखे। तीन बच्चों के नाम जो अलग है कौन कौन से हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तीन बच्चे जिनका नाम बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। और उसके बाद उसने क्या करा, जो ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था उसको करा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और जो ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स था नीचे कर दिया अदर करंट एसेट्स। और इस तरीके से टोटल करोगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल असेट्स के टोटल के इक्वल आ जाएगा, और इस कदर हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी पूरी। अभी भी आपसे कह रहा हूं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक बार आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो नीचे नोट्स हैं उनसे जरूर पढ़ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस, ठीक है ना। अब हम करते हैं बैलेंस शीट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल करने की बारी है। खत्म होने वाली वीडियो अगले शायद मैक्सिमम 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला नंबर है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कैसे प्रिपेयर होती है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के फॉर्मेट की शुरुआत जो होती है वो देखो कैसे होती है। शुरुआत ऐसे होती है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ध्यान से देखना, फॉर द ईयर एंडेड। क्यों, क्योंकि ये एक फ्लो वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल यानी कि पूरे साल के लिए निकलता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं निकलता है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं वो ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर्मेट बिल्कुल वही है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर,
करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। तो अब जरा देखिएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हुआ करता था, उस अकाउंट को कंबाइन कर दिया गया है। अब एक स्टेटमेंट बना दी गई है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। अब देखिए जरा शुरुआत कहां से होती है। ये रोमन में जो बगल में लिखा हुआ है ये आपको यूज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट चीज आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, कि जो कंपनी है उसने कितनी सेल्स करी है। सेल्स में कौन सी चीजें आती हैं? जिस चीज का कंपनी बिजनेस करती है। अगर मान लेते हैं कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, तो सॉफ्टवेयर बेच के जितना पैसा आया है, सेल हुई है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, ठीक है ना। नोट्स के अंदर ये चीजें छोटी छोटी चीजें मेंशन होंगी, पढ़ोगे एक बार में समझ आ जाएगी, ट्रस्ट मी। फिर उसके बाद अब एक बात बताओ, कंपनी क्या सिर्फ जिस चीज का बिजनेस कर रही है वहीं से पैसे कमाएगी? नहीं, हो सकता है उसके पास इनकम के और भी सोर्सेज हो। तो अगर मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसकी जो इनकम हो रही है वो किसी और सोर्स से हो रही है, मान लेते हैं कहीं उसने इन्वेस्टमेंट करी है, वहां से रिटर्न आ रहा है, तो उस इनकम को हम डाल देंगे अदर इनकम की कैटेगरी में। अदर इनकम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा कोई इनकम है तो अदर इनकम हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? टोटल पैसा कितना आया कंपनी के पास? देखो ऐसे दिखाना है आपको, 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। फिर उसके बाद अगली चीज आती है, यहां तक हो गई पैसा कितना आया। अब हम बात करेंगे खर्चे की, तो एक्सपेंसेस है 4th नंबर पे। एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 तरह के हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। इन सातों नामों को आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। अब देखो एक्सपेंस किसके लिए क्या होगा, डिपेंड करेगा कि कंपनी का नेचर क्या है। क्या वो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या वो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका एक्सपेंस का नेचर कैसा होगा। अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल उसने बनाने के लिए फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूम किया है, वो हो जाएगा उसका खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहला एक्सपेंस है। दूसरा, अगर मान लेते हैं जो कंपनी है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी यानी कि जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, सिर्फ पीछे से सामान खरीदती है और आगे बेच देती है, रीसेल कर देती है, उसके लिए होता है स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर उसने परचेज किया है स्टॉक जो कि ट्रेड में है, तो वो उसका एक खर्चा होगा। तीसरी चीज जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी बट है नहीं, सिंपल है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। जैसे आप ट्रेडिंग में लिखते थे ना ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां भी वही बात हो रही है कि चेंज कितना हुआ है इन्वेंट्री या स्टॉक में, किस चीज के। एफजी मतलब फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, इसमें जो भी चेंज है ये भी एक खर्चा होगा। यानी कि अगर ओपनिंग बड़ा है और क्लोजिंग छोटा है तो अमाउंट पॉजिटिव आएगा, और अगर ओपनिंग छोटा है क्लोजिंग बड़ा है तो अमाउंट नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद अब हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देते हैं, अपने एम्प्लॉइज को बोनस देते हैं, मेडिकल अलाउंसेस देते हैं। एम्प्लॉय को किसी भी नाम से कोई भी चीज अगर आप दोगे, कंपनी जो पे करती है वो जाएगा सीधा सीधा एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंसेस में, इसके अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज क्या आती है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या होती है कि जो हमने पैसा मान लेते हैं उधार लिया है, जो पैसा हमने रेस किया है बेटा, उस पैसे के बदले में हम जो भी पेमेंट करेंगे उनको, वो पैसा एक कॉस्ट है, फाइनेंस की एक कॉस्ट है, वो सारा खर्चा आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। जैसे कि अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो एक खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आ जाएगा। लोन के लिए मान लेते हैं लोन अरेंज करने के लिए आपने मैनेजर को बैंक के कोई कमीशन दिया या कोई ब्राइब दे दी, ब्राइब सही शब्द नहीं है पर कोई कमीशन दिया, तो वो क्या हो जाएगा? खर्चा है, वो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। यानी कि उधार का लिया हुआ पैसा अगर आपको रेस करने में जो भी आपका खर्चा हुआ है फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो भी एक खर्चा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था तो यहां पे क्यों ना आए। तो अगर टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होती है टेंजिबल एसेट की, तो हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। पर अगर बेटा इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है ना, जैसे गुडविल की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, तो हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, हम उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ये नाम याद रखना। फिर उसके बाद अगर ऊपर के दिए हुए 6 आइटम्स में से किसी में कोई एक्सपेंस फॉल नहीं कर रहा, तो बचे हुए एक्सपेंसेस आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है ना। अदर एक्सपेंसेस एक तरीके से बची हुई चीजें हो जाएंगी, और ये लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है डिपेंडिंग की कंपनी कौन सी है।
तो 6 एक्सपेंसेस का नाम क्या है? सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा क्या है जो आपने परचेज किया है स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग कंपनी के लिए, तीसरा क्या है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और फिर लास्ट में आ जाएगा अदर एक्सपेंस। और उनका हम टोटल करने की जरूरत नहीं है, जो आप करोगे वो अपने आप यहां पे बन के आ जाएगा। अब आप इसके बाद क्या करोगे? टोटल रेवेन्यू में से अगर पूरा एक्सपेंस को माइनस कर दे, यानी कि थर्ड में से फोर्थ माइनस कर दे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो बबू आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो नहीं माइनस हुआ है तो आप कर दीजिए, तो 6 निकालिए टैक्स। टैक्स कितना अगर दे रखा है क्वेश्चन में 40% टैक्स है, तो किस चीज का 40%? ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना आया होगा ना, उसका 40% आप टैक्स होगा वो माइनस करिएगा, और लास्ट में आपका 7th क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। कैसे निकला है? अगर आप 5th में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर दो 6 यानी कि टैक्स, तो आपका ये आगे निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट बेटा पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे से याद भी हो गया होगा। आपको एक ही काम करना है, जितना देर आपने वीडियो देखने में लगाई है आधा घंटा ही आपको नोट्स को तमीज से पढ़ना है। 1 घंटे के अंदर आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि पेपर में 100% आएगा और इवन आगे के चैप्टर्स को सपोर्ट करेगा, वो आपके अच्छे से हो चुके होंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो पहले खुद सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया वीडियो को लाइक करो, मोटिवेशन मिलती है, एंड अपने दोस्तों को रेकमेंड करो, क्योंकि जितना लोगों का भला हो उतना अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।